नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के उत्कृष्ट युवा अधिकारियों को आकांक्षी जिलों में तैनात किया जाना चाहिए ताकि वे अपने रचनात्मक और नए विचारों के माध्यम से वहां ठोस बदलाव ला सकें। कल हिमाचल प्रदेश में मुख्य सचिवों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर 21,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों की सराहना की। कहा, हमारे सशस्त्र बल ढाल के रूप में पड़ोसी देश के नापाक इरादों को विफल करने में सफल रहे हैं। दक्षिण कश्मीर में कल 2 मुठभेड़ों में 4 आतंकवादी मारे गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वैश्विक परिदृश्य में हिंद प्रशांत के देशों को सहयोग बढ़ाने और एकजुट होने की आवश्यकता है। सरकार ने सूखा प्रभावित राजस्थान और नागालैंड को 1,043 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को स्वीकृति दी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश के 75 समुद्र तटों को स्वच्छ बनाया जाएगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग सेवा पोर्टल का शुभारंभ। भारत और जापान ने कल नई दिल्ली में व्यापक आर्थिक स्थिति और संबद्ध मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा और निर्णायक 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज शाम राजकोट में खेला जाएगा। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने कल बताया कि आयु में छूट केवल एक बार इस वर्ष की प्रस्तावित भर्ती में ही दी जाएगी। पिछले 2 वर्ष में कोई भर्ती नहीं होने के कारण ये निर्णय लिया गया है। सरकार ने कहा कि अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। सरकार ने कहा कि जो युवा उद्यमी बनने के इच्छुक होंगे उन्हें वित्तीय पैकेज और बैंक से ऋण मिलेगा। ऐसे अग्निवीर जो आगे पढ़ाई जारी रखेंगे उन्हें 12वीं कक्षा के समकक्ष प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अग्निपथ योजना के माध्यम से सशस्त्र बलों में युवाओं के बहुत अधिक अवसर बढ़ जाएंगे। आने वाले वर्षों में सशस्त्र बलों में मौजूदा भर्ती से 3 गुना अधिक युवाओं की भर्ती होगी। अग्निपथ योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी थी। इस योजना के माध्यम से भारतीय युवाओं को सशस्त्र बलों के नियमित कैडर में 4 साल की अवधि के लिए सेवा करने का अवसर मिलेगा। इसके अंतर्गत इस वर्ष 46,000 से अधिक युवाओं को भर्ती किया जाएगा। सशस्त्र बलों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से अग्निपथ योजना को तैयार किया गया है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के महानिदेशक अरुण चावला ने कहा है कि अग्निपथ भर्ती योजना अपने आप में अनूठी है और ये सुरक्षा बलों को मजबूती प्रदान करेगी। योजना के अंतर्गत इस वर्ष 46,000 से अधिक युवाओं की भर्ती की जाएगी। आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में श्री चावला ने कहा कि इस योजना से उद्योग जगत को कार्य संचालन के लिए पहले ही तैयार अति कुशल और अनुशासित युवा मिलेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये अग्निपथ स्कीम बहुत इनोवेटिव और अद्भुत स्कीम है। 40,000 यंग लोग इसमें बेनिफिट करेंगे हर साल और इस स्कीम के 3 डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला तो है इट विल स्ट्रेंथन द आर्म्ड फोर्सेस एज इट विल इन्फ्यूज यंग ब्लड इनटू द आर्म्ड फोर्सेस। सेकंड एडवांटेज ये है कि इट विल फ्लो टू द young people who will get an opportunity to serve the nation and also learn new skill. तीसरा distinct advantage जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, industry which will get ready-made pool of highly skilled and disciplined manpower for their operation. ये योजना युवाओं को देश की सेवा करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के लिए अनूठा अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के उत्कृष्ट युवा अधिकारियों को आकांक्षी जिलों में तैनात किया जाना चाहिए ताकि वे अपने रचनात्मक और नए विचारों के जरिए वहां ठोस बदलाव ला सकें।
वे कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिवों के 3 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट। ये अपनी तरह का पहला सम्मेलन है जिसका लक्ष्य अमृतकाल के लिए साझा प्रयास के रूप में केंद्र और राज्यों के बीच भागीदारी सुदृढ़ करना है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के आकांक्षी जिलों के विकास पर अधिक बल दिया जाना चाहिए और इस कार्यक्रम का विस्तार प्रखंड तथा शहरों के स्तर पर भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन जिलों में काम करते हुए उन्हें जो बेजोड़ अनुभव प्राप्त होंगे वे समूचे देश के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। शिक्षा के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी और शिक्षण संबंधी मोबाइल ऐप का लाभ उठाते हुए अध्यापकों के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुरस्कार विजेता सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षकों को भी अध्यापकों के प्रशिक्षण में शामिल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने युवा उद्यमियों, स्टार्टअप और विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करने का भी सुझाव दिया ताकि क्षेत्रीय भाषाओं में नाटक, एनिमेशन, मोनो एक्टिंग आदि विधाओं में गुणवत्तापूर्ण विषय वस्तु तैयार की जा सके। सम्मेलन के दौरान फसल विविधता और तिलहन, दलहन और अन्य कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्कूल शिक्षा कार्यक्रम लागू करने के बारे में विचार विमर्श किया गया। समाचार कक्ष से अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। श्री मोदी कल पावागढ़ पहाड़ी पर श्री कालिका माता के पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन करेंगे। यह क्षेत्र के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। प्रधानमंत्री 21,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी वडोदरा में गुजरात गौरव अभियान में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री रेलवे की 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री रेलवे की अन्य परियोजनाओं के साथ साथ सूरत, उधना, सोमनाथ और साबरमती रेलवे स्टेशनों के विकास कार्य का शिलान्यास भी करेंगे। इन परियोजनाओं से माल ढुलाई की लागत कम होगी और क्षेत्र में उद्योग तथा कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने में सहायता मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान भारत को निरंतर परेशान करने में लगा है, लेकिन हमारे सशस्त्र बल पड़ोसी देश के नापाक इरादों को विफल करने में सफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अपनी यात्रा के पहले दिन बारामूला छावनी में जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत को हजारों घाव देना पाकिस्तान की नीति रही है, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों के कवच की बदौलत पड़ोसी देश खुद अलग थलग हो गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखता है। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया और न ही किसी की जमीन पर अतिक्रमण किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा और समर्पण के लिए सुरक्षा बलों का ऋणी है। जिस देश की धरती से यहाँ के संत महात्माओं ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह मैसेज सारी दुनिया को किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश की धरती या भारत से गया है। स्वदेशो लोकत्रयम, यह हमारे देश के ऋषि और मनीषियों ने कहा है, यानी केवल धरती ही नहीं बल्कि तीनों लोग हमारे परिवार हैं। इतना बड़ा मन इन भारतवासियों का है। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर कल श्रीनगर पहुंचे। वे समग्र सुरक्षा स्थिति का निरीक्षण करने के लिए अग्रणी सीमावर्ती क्षेत्रों में जाएंगे और सेना के वरिष्ठ कमांडरों से जानकारी लेंगे। वे आज जम्मू में महाराजा गुलाब सिंह के राज्याभिषेक की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर के दक्षिण कश्मीर क्षेत्र में कल 2 अलग अलग मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि कुलगाम जिले के कोजर क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। एक अन्य मुठभेड़ में दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकेर नाग क्षेत्र के हंगल गुंड गांव में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों की पहचान जुनैद और बासित भट्ट के रूप में हुई है। ये दोनों आतंकी गुट हिजबुल मुजाहिदीन के सदस्य थे। बासित पिछले वर्ष अनंतनाग में भारतीय जनता पार्टी के सरपंच गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की हत्या में शामिल था। श्री गुलाम रसूल डार की पत्नी पंचायत सदस्य भी थीं। इस बीच सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले के लितर इलाके में अरमुल्लाह गांव में 15 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया है। इस सिलसिले में 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच की जा रही है और ब्यौरे की प्रतीक्षा है।
केंद्र सरकार ने राजस्थान और नागालैंड के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के अंतर्गत 1043 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता राशि स्वीकृत है। इन राज्यों को 2021-22 के दौरान सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने राजस्थान के लिए लगभग 1004 करोड़ रुपए और नागालैंड के लिए 39 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के उत्कृष्ट युवा अधिकारियों को आकांक्षी जिलों में तैनात किया जाना चाहिए ताकि वे अपने रचनात्मक और नए विचारों के माध्यम से वहां ठोस बदलाव ला सकें। कल हिमाचल प्रदेश में मुख्य सचिवों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर 21,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों की सराहना की। कहा, हमारे सशस्त्र बल ढाल के रूप में पड़ोसी देश के नापाक इरादों को विफल करने में सफल रहे हैं। दक्षिण कश्मीर में कल 2 मुठभेड़ों में 4 आतंकवादी मारे गए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि वैश्विक परिदृश्य में हिंद महाप्रशांत के देशों को सहयोग बढ़ाने और एकजुट होने की आवश्यकता है। सरकार ने सूखा प्रभावित राजस्थान और नागालैंड को 1043 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को स्वीकृति दी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश के 75 समुद्र तटों को स्वच्छ बनाया जाएगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग सेवा पोर्टल का शुभारंभ। भारत और जापान ने कल नई दिल्ली में व्यापक आर्थिक स्थिति और संबद्ध मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा और निर्णायक 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज शाम राजकोट में खेला जाएगा। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि वैश्विक परिवेश इस आवश्यकता को उजागर कर रहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के लोगों को परस्पर सहयोग बढ़ाना चाहिए और एकजुट होकर काम करना चाहिए। कल नई दिल्ली में 12वें दिल्ली संवाद के मंत्रिस्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन संकट के कारण खाद्य, उर्वरक और ईंधन सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान विश्व व्यवस्था में संतुलन कायम करने में योगदान कर सकते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने जोर देकर कहा कि भारत चीन संबंधों का विकास आपसी सम्मान, संवेदना और हितों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध सीमा पर स्थिति से संचालित होंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि शेष दुनिया की तरह भारत और आसियान भी कोविड से उबर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान ने इस महामारी के दौरान एक दूसरे के साथ महत्वपूर्ण सहयोग किया है। The COVID pandemic has not fully abated and there is much ground yet to be covered as we walk towards post-pandemic recovery. This path has become even more arduous with geopolitical headwinds which we face due to developments in Ukraine and its knock-on effects on food and energy security as well as fertilizer and commodity prices and logistics and supply chain disruptions. भारत और जापान के बीच कल नई दिल्ली में वित्तीय वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक स्थिति, वित्तीय प्रणाली, वित्तीय डिजिटीकरण और निवेश वातावरण के बारे में विचार साझा किए। जापान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय कार्य वित्त उपमंत्री मसातो कांडा और भारत की ओर से वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग के सचिव अजय सेठ इस संवाद में शामिल हुए। हाल के वर्षों में भारत जापान संबंधों के बढ़ते महत्व को देखते हुए इस संवाद का स्तर बढ़ाकर उपमंत्री और सचिव स्तर का कर दिया गया है। भारत और जापान अगले वर्ष G20 और G7 की अध्यक्षता करेंगे। अगला वित्तीय संवाद टोक्यो में आयोजित करने की संभावना तलाशने पर भी
सहमति बनी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के 75 समुद्र तटों को स्वच्छ बनाया जाएगा। 75 दिन तक चलने वाला समुद्र तटों की साफ सफाई का ये अभियान 3 जुलाई से 17 सितंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य समुद्र तटों से 1500 टन कचरा हटाना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी। वे 17 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट स्वच्छता दिवस मनाने से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अनूठे अभियान के बारे में डॉक्टर सिंह ने बताया कि ये पहली बार आयोजित किया जाएगा और समुद्र तटों की स्वच्छता से जुड़ा लंबे समय तक चलने वाला अभियान होगा। इसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। डॉक्टर सिंह ने कहा कि देश की समृद्धि के लिए स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर का संदेश पहुंचाने में लोगों की भागीदारी बहुत आवश्यक है। केरल में कल 3162 नए कोविड मरीजों का पता चला है। राज्य में कल कोविड संक्रमण से 12 मरीजों की मृत्यु हुई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट के कारण कोविड संक्रमण के मामले बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में एहतियाती उपायों में कमी नहीं की गई है और कोविड से निपटने के मामले में ये सजग है। श्रीमती जॉर्ज ने कहा कि कोविड संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में मरीजों की संख्या नहीं बढ़ी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग सेवा पोर्टल की कल शुरुआत की। श्रद्धालु हेलीकॉप्टर के टिकट के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट www.jksasb.nic.in पर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि पहली बार श्रद्धालु श्रीनगर से सीधे पंचतरणी पहुंचकर एक ही दिन में यात्रा संपन्न कर सकेंगे। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 13 जून से लगातार और तेज वर्षा जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया है और बहुत तेज वर्षा की आशंका व्यक्त की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। असम के कई जिलों में गुरुवार को भी भारी बारिश जारी रही, जबकि राज्यों के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने धुबरी, ग्वालपारा, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, बरपेटा, बाक्सा, बंगाईगांव, नलबारी और डिमा हासाओ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्रों द्वारा जारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर सभी स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थाओं को कक्षाएं स्थगित करने का निर्देश जारी किया गया है। अमीनुल हक जद्दार, गुवाहाटी। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की या मध्यम वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर या हल्की बारिश हो सकती है। श्रीनगर और जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार बारिश हो सकती है या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और वर्षा हो सकती है या धूल भरी आंधी चल सकती है। मुजफ्फराबाद में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा और शाम या रात को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और लगातार बारिश होने की संभावना है। इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, शेलंग और आइजोल में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार बारिश हो सकती है या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अगरतला में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और भारी बारिश हो सकती है। गैंगटॉक में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा हो सकती है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का चौथा मैच आज राजकोट में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला में 2-1 से आगे है। श्रृंखला में बने रहने के लिए भारत को इस मैच में जीत दर्ज करनी होगी। पहले 2 मैच में हार के बाद भारतीय टीम ने वापसी करते हुए विशाखापत्तनम में तीसरा T20 मैच जीता था। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है।
मिसु मोर देह ए देश माटी रे देशवासी चली जान्तु पीठी रे। आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं उड़िया समाज सुधारक उत्कल मणि गोपाबंधु दास को, जिनका 17 जून 1928 को निधन हुआ था। उनका अस्पृश्यता के खिलाफ धर्मयुद्ध, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, साक्षरता, विशेष रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अभियान और सबसे बढ़कर गरीबों तथा निराश्रितों के लिए उनकी करुणा ने उन्हें अमर कर दिया। मो भाई भौणी हे उत्कलवासी स्वराज्य साधने नहु उदासी जे दीक्षारे थरे करिछ विश्वास न छाड़ता थीबा जाएटी निश्वास स्वराज्य मानव जन्म अधिकार यह बिने देश हुए खार खार मिसु मोर देह। गोपाबंधु दास का जन्म 9 अक्टूबर 1877 को ओडिशा में पुरी के निकट सुआंडो गांव में हुआ था। उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से प्रेरित होकर 1909 में सखी गोपाल में सत्यवाड़ी हाई स्कूल की स्थापना की। इसका संचालन गैर सांप्रदायिक आधार पर उदार शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से गुरुकुल परंपरा के अनुरूप किया गया। गोपाबंधु 1920 में उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष बने और 1928 तक इस पद पर रहे। उन्होंने 1921 में प्रांत में गांधी जी का स्वागत किया। गोपाबंधु को 1922 में 2 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई और गिरफ्तार कर लिया गया। वे अप्रैल 1928 में लोक सेवक मंडल के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष बने। लाहौर में एक सोसाइटी की बैठक में भाग लेने के दौरान वे बीमार हो गए और 17 जून 1928 को उनका निधन हो गया। इस महान विभूति को हमारा नमन। हंस दे पार चले जान तेरे को है वतन साडा हर जन्म कुर्बान तेरे को। हम पंजाब के अमृतसर जिले के रहने वाले स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े मणि को भी याद करते हैं, जिनकी मृत्यु 17 जून 1919 को हुई थी। वे रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान पर 6 अप्रैल 1919 को की गई हड़ताल में सक्रिय रूप से शामिल थे। मणि पर सार्जेंट रोलैंड की हत्या का आरोप लगाया गया था। 17 जून 1919 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस महान बलिदानी को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। हम मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली स्वतंत्रता सेनानी प्रभावती नामदेव को भी याद करते हैं। उन्होंने अप्रैल 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और कई अन्य महिलाओं को इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्हें गिरफ्तार कर जबलपुर जिला जेल में बंद कर दिया गया और वहां दी गई यातनाओं के कारण 17 जून 1932 को उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। देश की इस बहादुर बेटी को हमारा नमन। लक्ष्मीबाई की निकट सहयोगी मुंदरा को भी याद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में झांसी की निवासी मुंदरा 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले संग्राम में शामिल हुई और रानी लक्ष्मीबाई की कमान में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने झांसी और इसके आसपास के क्षेत्रों जैसे कुंच, कालपी और ग्वालियर से अंग्रेजों को खदेड़ने की कार्रवाइयों में भाग लिया। हालांकि अंग्रेजों ने पलटवार किया और 1858 में झांसी पहुंचे। मुंदरा ने ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और 17 जून 1858 को ग्वालियर में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। धरती की इस वीरांगना को हमारा नमन। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आज हम शहीद अता मोहम्मद को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में
स्वतंत्रता के पहले संग्राम में भाग लिया था। एक झड़प के दौरान कंपनी के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया। अता मोहम्मद को 1857 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 17 जून 1858 को सेल्युलर जेल में उनकी मृत्यु हो गई। देश के इस वीर सपूत को हमारा सलाम। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विश्व भर में कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारियां की जा रही हैं। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले जागरूकता बढ़ाने के लिए भारतीय दूतावास योग गुरु और योग के प्रति उत्साही लोगों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पेचिंग संवाददाता ने बताया है कि चीन में योग गुरु सोहन सिंह योग के प्रति विशेष जागरूकता अभियान चला रहे हैं। वे वहां 10 योग केंद्रों का संचालन कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। रवि, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी सिद्धार्थ, सेना की नई भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर दैनिक जागरण ने सरकार द्वारा वर्ष 2022 के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष करने को सुर्खी दी है। अग्निवीरों की भर्ती के लिए बढ़ी आयु सीमा। पत्र लिखता है, योजना सेना और युवाओं दोनों के लिए है फायदेमंद। वर्तमान और पूर्व सैन्य अधिकारियों से सघन विचार विमर्श के बाद लाई गई योजना। उत्साह और अनुभव का मिश्रण है अग्निपथ। जनसत्ता लिखता है, रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 2 वर्षों में भर्ती करना संभव नहीं हुआ, इसलिए 2022 के लिए भर्ती प्रक्रिया में उम्र की छूट दी जाएगी। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने अग्निवीरों को नौकरी में प्राथमिकता देने की बात हिंदुस्तान में है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, सेना की रेजिमेंट प्रणाली में कोई बदलाव नहीं। पहले वर्ष में भर्ती कमियों की संख्या सशस्त्र बलों की केवल 3% होगी। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान के साथ भारत अपने मौजूदा रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने की खबर को अधिकतर अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, आसियान के साथ भारत के रिश्तों की अहमियत बढ़ी, मजबूत संपर्क से आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा मिलेगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, आसियान देशों से दक्षिण चीन सागर पर बातचीत। देश में कोविड की वर्तमान स्थिति को लेकर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, कोविड मामले 4 माह बाद 10,000 के पार। पिछले कुछ दिनों से कोविड के मामलों में बढ़ोतरी। पत्र लिखता है, देश में 89% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज मिली। युवाओं के साथ देश के बच्चे भी टीकाकरण में ले रहे हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के उत्कृष्ट युवा अधिकारियों को आकांक्षी जिलों में तैनात किया जाना चाहिए ताकि वे अपने रचनात्मक और नए विचारों के माध्यम से वहां ठोस बदलाव ला सकें। कल हिमाचल प्रदेश में मुख्य सचिवों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर 21,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों की सराहना की। कहा, हमारे सशस्त्र बल ढाल के रूप में पड़ोसी देशों के नापाक इरादों को विफल करने में सफल रहे हैं। दक्षिण कश्मीर में कल 2 मुठभेड़ों में 4 आतंकवादी मारे गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि वैश्विक परिदृश्य में हिंद प्रशांत के देशों को सहयोग बढ़ाने और एकजुट होने की आवश्यकता है। सरकार ने सूखा प्रभावित राजस्थान और नागालैंड को 1,043 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को स्वीकृति दी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश के 75 समुद्र तटों को स्वच्छ बनाया जाएगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग सेवा पोर्टल का शुभारंभ। और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा और निर्णायक 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज शाम राजकोट में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।